Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, in the previous lecture we have discussed phylum Echinodermata and hopefully आपको वो clear हो गया होगा. Dear students, एक तो बात आपने ये याद रखनी है कि इसमें जो थोड़ा सा मैं चीज़ें एक्स्ट्रा कुछ डायग्राम्स बना देता हूँ कुछ, सो दैट इज़ ओनली जस्ट टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स. याद क्या करना आपने, याद वही करना जो हमारे नोट्स में या जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है, याद आप बेशक वही करें, ठीक है. लेकिन सिर्फ उन पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर आ जाएं. जैसे कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको बताया था लास्ट टाइम, या डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ डायग्राम बताई थी. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जब मैं, या लार्वल फॉर्म्स मैंने आपको कुछ बताई थी. तो ये सिर्फ आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए होता है. याद आपने टेक्स्ट बुक और नोट्स वाला ही करना है. क्लियर. तो अच्छा, इसमें एंड पे कुछ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग MCQ शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल, दैट इज एफिनिटीज ऑफ Echinodermata. तो बेटा एक तो पहली चीज़ तो याद रखना कि एफिनिटी किसे कहते हैं. एफिनिटी कहते हैं किसी चीज़ की तरफ रुझान होना, प्रोन टूवर्ड्स. कुछ चीज़ें जो कि किसी चीज़ दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कुछ चीज़ें कॉमन हो रही हों और उनका रुझान उसकी तरफ हो, या उन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हों या कुछ प्रोसेस ऐसे हों जो कि सिमिलर हों, तो ऐसे इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है एफिनिटी. क्लियर. तो Echinodermata जो है ये फाइलम वो एनिलिड्स से नीचे होना चाहिए था. मैंने बताया टेक्निकली लास्ट टाइम कि टेक्निकली क्या होना चाहिए था, एनिलिड्स से नीचे होना चाहिए था, क्योंकि ये एनिलिड से थोड़ा सा वेल डेवलप्ड है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम्स इसके अंदर नहीं है. लेकिन फिर भी ये नीचे की तरफ क्यों रखा गया, ये ड्यूट्रोस्टोम्स में क्यों रखा गया. हालांकि ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर वो हम पढ़ेंगे इसको. एक तो हमने पढ़ा Echinodermata, इसके बाद हम हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. जो कॉर्डेटा ये दीज आर ड्यूट्रोस्टोम्स. तो इनके अंदर जो हैं ये इसके अंदर क्यों रखा गया, उसके कुछ रीज़न्स हैं, इसकी कुछ एफिनिटीज़ हैं, कुछ रिलेशंस हैं जो कि कुछ हेमिकॉर्डेट्स के साथ मिलते हैं और कुछ जो होते हैं वो कॉर्डेट्स के साथ मिलते हैं. सो हेमिकॉर्डेट तो अभी आज के ही लेक्चर में मैं आगे चल कर डिस्कस करूँगा. कॉर्डेटा जो है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. लेकिन बेसिक चीज़ें मैं इनके बता देता हूँ कि कॉर्डेट्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनके अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल जब इनका लाइफ साइकिल चल रहा होता है, उनकी जो लाइफ होती है उसमें नोटोकॉर्ड बने. तो दैट जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ के अंदर नोटोकॉर्ड एक रॉड बनता है, सॉलिड रॉड बनता है, उसे कहते हैं कॉर्डेट्स. और बाद में वो कॉर्ड जो वो नोटोकॉर्ड जो होती है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना देती है, रीढ़ की हड्डी बना देती है. तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये होगा उनको हम कॉर्डेट्स कहा जाते हैं. ठीक है. तो उनको रखा जाता है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर. क्लियर. जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड बने और नोटोकॉर्ड से फिर क्या बने, ये वर्टिब्रल कॉलम बने, हमारा रीढ़ की हड्डी बने, यानी कि वर्टिब्रेट्स. इनडायरेक्टली आई एम ट्राइंग टू से वर्टिब्रेट्स. हेमिकॉर्डेट, हेमी का मतलब होता है हाफ. ठीक है. हेमिकॉर्डेटा का मतलब ये है कि इनके कुछ स्ट्रक्चर्स रिजेंबल करते हैं कॉर्डेटा से, कुछ स्ट्रक्चर रिजेंबल करते हैं या कुछ चीज़ें इसकी रिजेंबल करती हैं Echinoderm से. ये उनकी थोड़ा इन बिटवीन सा है हेमिकॉर्डेटा. ठीक है. वो इंशाल्लाह डिटेल में अभी आज के लेक्चर में आपको इसमें क्लेरिफाई करूँगा, समझाऊँगा इंशाल्लाह. तो इनकी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हेमिकॉर्डेटा के साथ मिलती हैं और कौन सी चीज़ें जो कि कॉर्डेटा के साथ मिलती हैं, वो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ.
तो पहली चीज़ बेटा एकाइनोडर्मेटा जो एफिनिटीज़ हैं विद हेमिकॉर्डेट्स, उससे पहली चीज़ फॉर्मेशन ऑफ सीलोम। एक तो ये सीलोमेट्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीलोम। और कहाँ से बनती है सीलोम? फ्रॉम मीजोडर्म। ठीक है, तो एकाइनोडर्मेटा के अंदर भी और हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी सेम टू सेम। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ये पेज नंबर 191 है, मैं इनसे यहाँ से भी क्लैरिफाई करता चला जाऊँगा ताकि आपको क्लियर हो सके। द फॉर्मेशन ऑफ सीलोम, ठीक है, फ्रॉम द मीजोडर्म एंड रिटेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर। और आपको पता है चूंकि ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं, सो रिटेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर फॉर एनस। ठीक है, याद होगा आपको कि चूंकि एकाइनोडर्मेटा मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको समझाया कि ये कहाँ को बिलोंग करता है, इट इज़ अ ड्यूट्रोस्टोम सीलोवेट। तो ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करके देखें, प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम में ये बेसिक डिफरेंस था कि जो ब्लास्टोपोर लिप बनता है आर्केंटिरॉन के सामने वाले साइड पे, जो इन्वेजिनेशन होती है तो वो लिप बनता है इस तरह से, याद है ना आपको ये। सो दिस इज ब्लास्टोपोर। ठीक है, ये थी एक्टोडर्म, वो डिटेल से लेक्चर मैंने दिया था। ये एंडोडर्म, ठीक है, और यहाँ पर दरम्यान में क्या बननी है, मीजोडर्म। ये आर्केंटिरॉन और सामने ब्लास्टोपोर लिप। तो ब्लास्टोपोर से बना था एनस, किसके अंदर? इन ड्यूट्रोस्टोम्स। और जबकि ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है इन प्रोटोस्टोम्स। तो मैं रिकॉल कर रहा हूं, आपको पहले से पता, ये लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी, डिटेल के साथ मैंने समझाया था ये बात। ठीक है, तो इनके अंदर एकाइनोडर्म्स के अंदर भी और हेमिकॉर्डेट्स के अंदर ये बात कॉमन है, दैट इज द रिटेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर फॉर एनस। सो दैट इज अनदर इन्फिनिटी, इनके अंदर कॉमन बात हो गई। ठीक है, रिलेशनशिप हो गया इनके साथ। नेक्स्ट, द मीजोडर्म इज डिराइव्ड from the cells close to blastopore lip. ठीक है, that is the mesoderm is derived from the cells close to the blastopore. So सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए बता रहा हूँ बेटा। तो ये ब्लास्टोपोर है, यहाँ से यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, सिर्फ कंसेप्ट के वाले से बता रहा हूँ, ये आपको इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। यहाँ पे कुछ सेल्स बनते हैं, इन सेल्स को कहते हैं बॉटल सेल्स, दे आर कॉल्ड एज बॉटल सेल्स। और यहाँ से फिर बनती है मीजोडर्म, ऐसे यहाँ से बनती है मीजोडर्म। तो एकाइनोडर्म्स के अंदर और हेमिकॉर्डेट्स के अंदर भी, सो दिस इज मीजोडर्म। कहाँ से बनना शुरू हुई? कि सेल्स जो किसके करीब हैं, इस ब्लास्टोपोर के करीब हैं, वहाँ से। मीजोडर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स क्लोज टू ब्लास्टोपोर लिप और सिंपली ब्लास्टोपोर। क्लियर? तो ये थर्ड एफिनिटी हो गई इनके अंदर। फोर्थ वन, they contain both have mesodermal endoskeleton, both have mesodermal endoskeleton। और मैंने आपको बताया था ये शुरू के इसके एकाइनोडर्म्स के अंदर कि जो एक मेसोडर्म लेयर होती है उससे क्या बनता है, स्केलेटन बनता है। हमारा भी एंडोस्केलेटन भी इसी से बनेगा। जबकि जो बाकी जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें आपको बताया था कि ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, माउथ बनेगा। इसके अलावा एक और चीज़, द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस, द फिफ्थ पॉइंट,
stages are similar, ठीक है। अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस भी इनके अंदर सिमिलर होती हैं, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ की जो स्टेजेस हैं वो तकरीबन कॉर्डेट्स के अंदर और इसमें एकाइनोडर्म्स के अंदर और हेमिकॉर्डेट्स के अंदर सेम है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं द एफिनिटीज विद कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ नोटोकॉर्ड बने, और नोटोकॉर्ड से क्या बनेगा आगे फ्यूचर में जब वो उनकी ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन्स बनेंगे, तो तब नोटोकॉर्ड से क्या बनता है? वर्टिब्रा कॉलम, ठीक है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे स्पाइन कहते हैं। तो उनके साथ भी कुछ एफिनिटीज़ हैं, 3 एफिनिटीज़ उनके साथ हैं। नंबर 1 इज़ रेडियल क्लीवेज, during embryological development। और आपको याद होगा, ठीक है, ये मैंने रेडियल क्लीवेज और जो स्पायरल क्लीवेज डिटेल के साथ समझाई थी। रेडियल क्लीवेज किसके अंदर होती है? ड्यूटेरोस्टोम के अंदर होती है, ठीक है। तो ये एक कॉमन बात, देयर इज द रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन बोथ फाइला, यानी कि एकाइनोडर्म्स के अंदर भी और कॉर्डेट्स के अंदर भी। नंबर 2, द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द फ्यूचर एनस। तो ये दोनों के अंदर ये बातें कॉमन होगी, इनके अंदर भी और इनके अंदर, as these 3 are deuterostomes, as the 3 are deuterostomes। 2 बातें होगी। नंबर 3, ये थोड़ी सी एक नई बात आ जाएगी। There are certain biochemical peculiarities between echinoderms and chordates, that is phosphocreatine। Biochemical peculiarities in both का मतलब यहाँ से दोनों फाइलम्स की, यानी कि एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेटा की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इज सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोक्रिएटिन बेटा, ये इसके वाले से थोड़ा सा बताता चलूँ। इट्स अ केमिकल। पहली बात तो ये केमिकल है, और कौन सा केमिकल है? बायोकेमिकल है। यानी कि हम अब वी आर कॉर्डेट्स, हम अपने अंदर हमारे इंसानों के अंदर एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे अंदर जब मसल्स के अंदर ये मौजूद होती है। इट इज़ द सेकेंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे अंदर। कौन सा है? दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी या अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्रिएटिन फॉस्फेट। अब इसका काम क्या होता है? फॉस्फेट क्या? क्रिएटिन फॉस्फेट का जब ATP ख़त्म हो जाए, अब क्या होगा कि सेल के अंदर जो मौजूद ADP होंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट रिलीज करेगा और ADP के अंदर ये ऐड होगा एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अगेन ATP। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ द सेकेंड मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी in chordates as well as in echinoderms, and that the name is phosphocreatine, या इसको फॉस्फोक्रेटिन को क्रिएटिन फॉस्फेट भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ये याद रखना है, एफिनिटीज़ विद हेमिकॉर्डेट्स एंड एफिनिटीज़ विद कॉर्डेट्स। सो होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फाइलम
दैट इज़ हेमिकॉर्डेटा। बेटा मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ये तो उसका नाम ही नहीं है सिलेबस के अंदर, तो मैंने आपको पहले भी एक बात अर्ज़ की थी कि मैंने कोशिश ये की है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स ALP में दिए गए हैं जो कि प्रॉपरली ना तो वो इंक्लूडेड के अंदर नाम है उनका और ना ही एक्सक्लूडेड के अंदर नाम है। तो मैं ये समझता हूँ चूँकि हेमिकॉर्डेट्स का यहाँ पर जिक्र आ चुका है, एफिनिटीज़ के अंदर भी आ चुका है और ALP के अकॉर्डिंगली इसका नाम एक्सक्लूडेड में भी नहीं है, तो एहतियातन मेरे ख्याल से ये कर लेना चाहिए। कल को किसी परेशानी में से पढ़ने से बेहतर है कि इसको थोड़ा सा कर लें। आसान है इंशाल्लाह, होपफुली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, and in triploblastic organization we are going to study coelomates, and in coelomates what kind of coelomates? That is phylum Hemichordata. फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ तो आपको बताई, इसके वजह से कुछ इंटरेस्टिंग पहले बातें बताता चलूँ कि हेमी का मतलब है हाफ, कॉर्डेटा का मतलब कॉर्डेट से। हेमिकॉर्डेट्स क्यों? क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एकाइनोडर्म्स हैं और कुछ जो होती हैं वो मैंने बताया था एफिनिटीज़ के वाले से कुछ कॉर्डेट्स के साथ मिलती हैं। इनको अर्लियर it was placed under the subphyla of chordates. Chordates अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा के आगे 3 फाइलम हैं, ठीक है। उसमें शुरू में इसको रखा गया था जिसमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। इसके 3 आगे सब फाइलम हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये आगे चलकर पढ़ने हैं इसलिए बेस बना रहा हूँ, एंड वर्टिब्रेटा। ये 3 सब फाइलम है किसके? कॉर्डेट्स के। तो इनिशियली इसको रखा गया था इसी के अंदर, इन्हीं के अंदर हेमिकॉर्डेटा। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी एक रॉड की तरह की, वो जैसे नोटोकॉर्ड होती है ना वैसे तरह की स्ट्रक्चर था जो कि हार्ड है, फील होता था इनके अंदर। लेकिन बाद में जब थोड़ा से एडवांस रिसर्च होती है तो पता ये चलता है इट इज़ नॉट अ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो है इट इज़ अ सॉलिड एंड रिजिड रॉड ऑफ सेल्स, ठीक है। दैट इज़ नोटोकॉर्ड। आगे चल के डिटेल में समझाऊंगा। इनके अंदर ये मौजूद है इन तीनों के अंदर, जबकि इनके अंदर क्या देखा गया कि नोटोकॉर्ड नहीं है, रादर दे पोजेस अ स्टोमोकॉर्ड। स्टोमो ओपनिंग को कहते हैं, यानी कि हॉलो ट्यूब। ये सॉलिड है और ये हॉलो है। हॉलो मतलब इस तरह से ट्यूब है और अंदर से हॉलो है, जबकि नोटोकॉर्ड किस तरह से होती है? से रिजिड है, उसके अंदर कोई स्पेस मौजूद नहीं होती है। दिस इज़ लाइक नोटोकॉर्ड, और ये इस तरह से होती है स्टोमोकॉर्ड। सो इस वजह से फिर यहाँ से इनको हेमिकॉर्डेट इसको कॉर्डेटा से निकाला और इनका एक अलग से फाइलम बना दिया गया हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। याद रखिएगा हेमिकॉर्डेटा को टंग वर्म्स भी बोलते हैं या इनको एक्रोन वर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है।
टंग वर्म्स किसे, क्योंकि इनकी शेप इस तरह से, इनकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जुबान की तरह के लाइक दिस, इनकी शेप ऐसी होती है जैसे हमारी जुबान होती है, इस तरह से पीछे से ब्रॉड और आगे से थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, नैरो होती है, इस तरह से टंग। तो इनकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो जिनकी शेप इस तरह से होती है, टंग, इसी वजह से इनको टंग वर्म्स भी कहा जाता है। या एक्रोन, एक्रोन एक वो फ्रूट है शाह बलूत, वो इस तरह से नट्स होते हैं इस तरह से, तो इस तरह की उनकी शेप होती है, तो इनको इसी वजह से इनको एक्रन वर्म्स भी कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, एक तो ये ड्यूटरोस्टोम है, पहली बात मैंने आपको बता दी। बिलोंग टू ड्यूटरोस्टोम्स, और इनके अंदर सिमेट्री कौन सी है, दे बिलोंग टू बायलैटरल सिमेट्री एज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? और अब इनके कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, इनको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, हेमिकॉर्डेट्स को प्री कॉर्डेट्स भी कहते हैं, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा से पहले आते हैं तो इनको प्री कॉर्डेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है एज पर आवर टेक्स्ट बुक। सो बॉडी इज वर्म लाइक, इनकी बॉडी कैसे होती है, इट इज़ सॉफ्ट एंड वर्म लाइक। जैसे आपने वर्म्स पढ़े ना, टेप वर्म, अर्थ वर्म, वर्म की जैसे elongated बॉडी, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट वर्म लाइक बॉडी। नंबर 2, 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, इनकी बॉडी के 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। एंटीरियर एंड को कहते हैं प्रोबोसिस, फिर इसके बाद मिडल में होता है कॉलर, और फिर पोस्टीरियर, उसके पीछे जो है देयर इज अ लॉन्ग ट्रंक। ये 3 इसके बॉडी पार्ट्स हैं। तो एक पहले इसके रफ डायग्राम बता देता हूँ। So this is the rough diagram of this. It's a hemichordate balanoglossus. balanoglossus ये ऑर्गेनिज्म है, इट्स एन ऑर्गेनिज्म। तो याद रखने को या बात याद आ गई, तकरीबन दे हैव 111 स्पीशीज़ एंड देर ऑल्सो मैरीन, ये मैरीन भी हैं और 111 के करीब तकरीबन की स्पीशीज़। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोबोसिस। उसके बाद दिस इज़ कॉलर एंड दिस इज़ ट्रंक। ये शुरू के 2 पोर्शंस फिक्स्ड होते हैं। जो ट्रंक होता है ये तकरीबन इट में रीच अप टू 1 to 2 फीट, 1 से 2 फुट तक भी ये लंबा हो सकता है। तो ये लेंथ वेरी करेगी, ये सेम रहेगी, प्रोबोसिस और कॉलर की लेंथ जो है वो सेम रहेगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डिटेल्ड डायग्राम, उसके बाद फिर मैं आपको इसके जो टेक्स्ट है उसको समझाता हूँ।
सो दिस इज प्रोबोसिस। अच्छा, ये प्रोबोसिस की पहले एक बात मैं आपको बताता चलूँ। पहले ये देख लेते हैं, इधर ये डोर्सल नर्व, ये हार्ट हो गया इसका। सो प्रोबोसिस, ये जो ब्लू में नज़र आ रही है, ये आपको दिस इज़ प्रोबोसिकल सिलोम। ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है इसका कॉलर, और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर की है दिस इज़ कॉलर सिलोम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ऐसे नीचे ये सिलोम है। दिस इज ट्रंकल सिलोम। ठीक है, ये इसके ऊपर एपिडर्मिस। यहाँ पर ये देखिएगा, ये वाला ये इसका माउथ है। दिस इज़ द माउथ, जो कि ये प्रोबोसिस और कॉलर के बिल्कुल दरमियान में, जहाँ पर ये स्टॉक इसका अटैच होता है, प्रोबोसिस अटैच होता है कॉलर के साथ, उसके नीचे यहाँ पर इसका ये माउथ होता है। ठीक है, और फिर ये इसका वो फेरिंग्स है, और यहाँ पर ये आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर द एट्रियल पोर्स और गिल पोर्स, ये इसके अंदर मौजूद है। ये कट करके ऐसे दिखाया गया आपको। ठीक है, इसको ऐसे ट्रांस हॉरिजॉन्टली लॉन्गिट्यूडनली कट करके आपको इसको दिखाया गया। तो ये देखिए, ये मस्कुलर है, जो प्रोबोसिस होता है ये मस्कुलर नेचर है, और इसी की ख़ास बात इसी रीजन के अंदर इसके ये बेसिकली दिस इज़ मेंट फॉर डिगिंग। ये क्या करता है, समंदर की तह के अंदर वो जाकर रेत के अंदर छिप जाता है। ठीक है, ये रेत है, तो यहाँ पर ऐसे इस प्रोबोसिस की मदद से ऐसे वो उसको मट्टी को खोदेगा, प्लफ करेगा, उसको नरम करेगा, और उसके अंदर फिर ये नीचे ये सैंड के नीचे या जो सॉइल होती है उसके नीचे ऐसे एंटर हो जाता है। किसकी मदद से, ये प्रोबोसिस की मदद से। प्रोबोसिस ये डिगिंग के लिए होता है, डिग करने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है इसमें समटाइम्स वेरिएशन होते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये माउथ है, ये फेरिंक्स है आगे, ये और फिर आगे एनएस। ठीक है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं यहाँ पर लेबल करता चलूँ। ये ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे ये जो नज़र आ रही है दिस इज बेसिकली नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड है। और फिर उसके बाद ये रेड कलर की जो नज़र आ रही है दिस इज़ डॉर्सल ब्लड वेसल, और ये सामने से ये जो सा स्पॉट नज़र आ रहा है दिस इज़ हार्ट, ये हार्ट है, और हार्ट के बिल्कुल साथ यहाँ पर मौजूद है ग्लोमेरुलस, यहाँ इस तरह से मौजूद होता है ग्लोमेरुलस, जो कि एक्सक्रीटरी फंक्शन है इसका। दिस इज़ फॉर एक्सक्रीशन। क्लियर, ये हार्ट इसका, और इसके साथ कनेक्टेड है ब्लड वेसल्स, और इसी के साथ ही कनेक्टेड है ग्लोमेरुलस आगे की तरफ, हार्ट के बिल्कुल साथ, जो कि जिसका कम फंक्शन है एक्सक्रीशन। तो ये इसका आपको डिटेल से स्ट्रक्चर समझ आ गया बेटा। अब मैं इसको यहाँ से रीड करके समझाता हूँ। डाइजेस्टिव ट्रैक स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जैसे कि ये पीछे की तरफ, अब ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है ये इसका ट्रंक है। ठीक है, स्ट्रेट, ये सामने यहाँ पर माउथ, और पोस्टीरियरली यहाँ पर क्या होगा, हियर इज एनस। ठीक है, एंटीरियरली माउथ एंड पोस्टीरियरली एनस।
सिलोमिक कैविटीज़, अब पांचवा पॉइंट इसका मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सिलोमिक कैविटीज़ पेज नंबर 192 पे, सिलोमिक कैविटीज़ कॉरस्पॉन्ड टू ईच ऑफ द 3 बॉडी रीजन्स। ये पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था इस डायग्राम के जरिए कि जो 3 इसके बॉडी रीजन्स हैं, सिलोमिक कैविटीज़ उसी के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रही होती हैं। जैसे जो प्रोबोसिस के अंदर क्या कहलाएगी, प्रोबोसल सिलोम, कॉलर के अंदर कॉलर सिलोम, ट्रंक के अंदर ट्रंकल सिलोम। तो ये इसका मतलब है इस लाइन का, ताकि मैं डायग्राम भी इसलिए ड्रॉ की ताकि आपको इसको लाइन की भी समझ आ सके। सिलोमिक कैविटीज़ कॉरस्पॉन्ड टू ईच ऑफ द बॉडी रीजन्स, दैट इज दैट ऑफ द प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक सिलोमिक पाउचेस। क्लियर? नंबर 6, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मीडियन डॉर्सल एंड मीडियन वेंट्रल वेसल। तो ये आपको मैंने बताया ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, ये मीडियन मतलब बिल्कुल सेंटर में होगी, और ये नीचे वाली ये वेंट्रल है ब्लड वेसल्स। दिस इज मीडियन डॉर्सल एंड दिस इज मीडियन वेंट्रल ब्लड वेसल। तो ये आपको समझ आ गया होगा इस डायग्राम से। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मीडियन डॉर्सल एंड मीडियन वेंट्रल ब्लड वेसल, और इसके अंदर जो ब्लड होता है याद रखिएगा, दैट इज ऑल्सो कलरलेस। द ब्लड इज कलरलेस, हमारी तरह का नहीं होता, रेड कलर का नहीं होता, ठीक है, कलरलेस होता है। ये खास बात इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ गिल स्लिट्स फॉर्मिंग अ डॉर्सल रो बिहाइंड द कॉलर। तो ये कॉलर है, कॉलर के पीछे ये डॉर्सल सरफेस के ऊपर यहाँ पर ये गिल पोर्स होती हैं, या जिनको एट्रियल पोर्स भी कहते हैं। इसके ज़रिए ये रेस्पायर करेगा पानी के अंदर, चूँकि एक्वेटिक है तो यहीं से पानी आएगा, इसमें फ्रॉम द माउथ टू द गिल्स ये मूव करेगा आगे की तरफ। क्लियर? नंबर 8, एक्सक्रीटरी सिस्टम है द सिंगल ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का पता है ना आपको, ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। नेफ्रॉन के अंदर, हमारे इंसानों के अंदर जो उसका पहला पोर्शन होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का होता है टफ कैपिलरीज, तो इंसानों के अंदर है वो, ठीक है। तो काम क्या है ग्लोमेरुलस का, दैट इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। तो इसी तरह से ये जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये ब्लैक सस बॉडी मैंने इसको लिखा है, एक सिंगल ग्लोमेरुलस है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है सिंगल ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स, जो कि उसके साथ कनेक्टेड होकर इसका काम क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करना। एंड नंबर 9, नर्वस सिस्टम हैज़ सब एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। इसकी बात समझ लें। तो ये क्या है, ऊपर क्या है, बाहर वाली सरफेस पे क्या है, एपिडर्मिस, और उसके नीचे ये उनसी ब्लैक वाली, ऊपर वाली ब्लैक क्या है, एपिडर्मिस, और नीचे वाली ब्लैक जो लाइन नज़र आ रही है ये क्या है, दिस इज नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ये सब एपिडर्मिस के, यानी कि स्किन के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे एक वो गुच्छा होता है नर्व्स का, नर्व फाइबर्स का, जिसको जो कि इसका नर्वस सिस्टम है। सो दैट्स ऑलमोस्ट ऑल फॉर दिस। इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स याद रखनी है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। एक है बेलेनोग्लोसस और दूसरी है सैकोग्लोसस। तो यहाँ पर भी देख लें बेटे, एक चीज़ याद रखें, ये ग्लोसस का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ग्लोसस। तो ग्लोसस का भी मतलब टंग ही होता है। ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ेंगे टंग, तो टंग के लिए होता है ग्लोसस। इसी की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं ग्लोसाइटिस, जुबान की इन्फ्लेमेशन को। तो इनके अंदर इसी वजह से इनको मैंने बताया था क्या कहते हैं, टंग वर्म्स। तो इनकी ये वाली शेप की वजह से, ये वाली, ये एक्चुअली जो प्रोबोसिस होता है ये टंग शेप्ड है, दिस इज टंग शेप्ड। और एक्रन वर्म्स, एक्रन शेप्ड, जो फ्रूट होता है एक्रन, शाह-ए-बलूत का जो फ्रूट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द हेमिकॉर्डेट्स। होपफुली आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा, और आपने लाजमी करना है इसको भी इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फाइलम चॉर्डेटा, ठीक है, एंड अप्रॉक्सीमेटली वी आर रीचिंग द लास्ट हाफ ऑफ दिस आवर चैप्टर. Up till then, Allah Hafiz. If there is any query, you can ask me in the comment box.